क्या आप लोगों को नहीं लगता हमारे सांसद और विधायक जिनको हम वोट देते हैं अब वो रिप्रेजेंटेटिव ना होकर एक ट्रांसफरेबल एसेट्स बन चुके हैं? जी हाँ, ट्रांसफरेबल एसेट्स। और बने भी क्यों ना, जब लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन एक मार्केटिंग कैंपेन बन जाए, वोट एक प्रोडक्ट बन जाए, और वो प्रोडक्ट बन जाए जब उसकी जरूरत हो और वो एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस के लिए यूज किया जाए, और जब देश का नागरिक एक कंज्यूमर बन के रह जाए। ऐसी सिचुएशन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का होना एक एक्ट नहीं, एक सोची समझी पॉलिटिकल गिमिक होता है। या हम कह सकते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर समीकरण, राजनीतिक समीकरण को सही बैठाना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय होना। क्या कोई ऐसा कानून है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है, या एक पार्टी का मेंबर जब दूसरी पार्टी में चला जाता है तो क्या उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है? हम दल बदल कानून को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हम सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो में पहले भी कह चुके हैं, ना तो हम अपनी वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और ना हम किसी का फेवर लेते हैं। हम सिंपली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ना तो हम भड़कते हैं ना हम भड़काते हैं। तो चलो हम समझते हैं ये दल बदल कानून है क्या और ये कब आया। इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग बिना समझे हमें दल बदल कानून समझ में नहीं आएगा। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक जार्गन है, और उस जार्गन में हॉर्स ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। ये कैसे काम करती है? जब हॉर्स ट्रेडिंग प्रोसेस होती है तो उसमें सदस्य खरीदे जाते हैं। कैसे खरीदे जाते हैं? सदस्य को लाभ, प्रलोभ और एक राजनीतिक लाभ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हमारी पार्टी में आ जाओगे तो मंत्री परिषद में कोई पद मिलेगा, या राजनीतिक पार्टी में कोई अच्छा पद मिलेगा, या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा। और इस पूरी प्रोसेस को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इसको एक गणित के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मुझे सरकार बनाने के लिए 100 सदस्य चाहिए, 95 मेरे पास है, तो मैं 5 सदस्य दूसरी पार्टी से खरीद लूंगा राजनीतिक लाभ और प्रलोभ देकर। इस प्रक्रिया में ऐसा कहा जाता है कि जो नेता होते हैं वो अपनी जो नैतिकता होते हैं वो साइड में रख देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, मतलब दल बदल कानून लाया गया। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले हम ये समझते हैं कि ये आया क्यों। 1960 और 70 के दशक में पॉलिटिकल थी जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बहुत ही अनस्टेबल था। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते थे, कभी तो इस पार्टी में चले जाते थे, कभी उस पार्टी में चले जाते थे। मतलब जहां भी उनको लाभ दिखाई दिया और अपनी नैतिकता को साइड में किया और पार्टी में चले जाते थे। इस सिचुएशन को रोकते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। 1960 और 70 के बीच के दशक में 1967 में हरियाणा विधानसभा के अंदर होडल एक क्षेत्र, वहां से एक विधायक थे जिनका नाम था गयाराम। इन गयाराम ने एक दिन के अंदर 3 पार्टी चेंज की। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर ये दोपहर में एक पार्टी में चले गए, शाम को ये फिर कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस से फिर ये दोबारा दूसरी पार्टी में चले गए। मतलब इन्होंने एक दिन के अंदर 3 पार्टी चेंज की। और इसी सिचुएशन को हंसी मजाक में लेते हुए कांग्रेस के नेता रहे उस टाइम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आया राम अब गया राम चला गया। और वहां से एक फ्रेज निकल के आया, आया राम गया राम। जी हां, ये आया राम गया राम एक फ्रेज ही नहीं, ये भारतीय राजनीति तंत्र में एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब ये पूरे भारत के अंदर एक राजनीति सनसनी फैलाने वाला यंत्र कह सकते हैं या फ्रेज कह सकते हैं। इस फ्रेज के थ्रू राजनीति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कानून लाया गया, और इस ऐसे कानून को लाने की मांग की गई। और 1985 के अंदर राजीव गांधी सरकार के अंडर 52वां संविधान संशोधन के तहत एक 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, और उसके अंदर यह दल बदल कानून बनाया गया। अब देखते हैं इस दल बदल कानून के अंदर मोटे मोटे क्या प्रावधान थे। मतलब इस कानून के अंदर यह बताया गया कि किस तरीके से सदस्यता चली जाएगी और किस सिनेरियो में जा सकती है, और सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी ये किसका लास्ट निर्णय होगा। तो ये इस कानून के अंदर लिखा गया। तो मोटे मोटे प्रावधान ये इस तरीके से हैं। पहला, अगर कोई भी सदस्य वॉलेंटरली गिव अप कर दे, मतलब जानबूझकर
अपनी सदस्यता वहां पे छोड़ दे तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई सदस्य विप पार्टी विप के अंगेंस्ट चला जाए। अभी पार्टी विप क्या होता है, मतलब जो हाई कमांड पार्टीज के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए लोकसभा या विधानसभा में एक बिल का पास होना है और हाई कमांड से इंस्ट्रक्शंस आई है सदस्यों के पास कि आज आपको विधानसभा में प्रेजेंट रहना है और बिल के फेवर में वोट करना है। अगर इस सिचुएशन में कोई सदस्य विप के अंगेंस्ट जाके वोट कर दे या फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा, जो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी भी सदस्यता चली जाएगी। और जब कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इंडिपेंडेंटली कोई इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है कि जो 2/3 पार्टी के सदस्य का विलय होगा दूसरी पार्टी के अंदर तब सदस्यता नहीं जाएगी। मतलब एक पार्टी है उसके 2/3 मेंबर है और वो 2/3 मेंबर जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो सदस्यता नहीं जाएगी। यही है एक पॉलिटिकल गेमिंग। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है। इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसके पास 10 सीट है राज्यसभा में और 2/3 मेंबर चाहिए। तो 2/3 मेंबर 10 सीट का कितना बनेगा, 6.67 समथिंग, मतलब 7 मेंबर। अब ये 7 मेंबर बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं और इसको बोला जा रहा है मर्जर, विलय। ये एंटी डिफेक्शन नहीं है, ये विलय है। इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन कानून काम नहीं करेगा क्योंकि ये मर्जर है। हालांकि जब ये कानून बना तो 1/3 मेंबर का विलय होना लिखा गया था, लेकिन 2003 के अंदर जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो ये 2/3 मेंबर का बना दिया गया। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में इस तरीके से विलय होता है। अब ये प्रेजेंट सिनेरियो बना क्यों? अब ये एक पॉलिटिकल राजनीति सोची समझी कोई चाल है या कोई अपना उल्लू सूदा कर रहा है या किसी को अपनी राजनीति खेलनी है, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन जो ये राजनेता है और ये नेता है जो ये पॉलिटिकल पार्टीज में आके जनता के इमोशंस या वफादारी, जो वोट की वफादारी है, उसका फायदा उठा जाते हैं, उसका क्या? ये सिनेरियो इसलिए हो रहा है कि जो जेन जी है वो पॉलिटिक गेमिक या पॉलिटिकल टेक्निकल को नहीं समझ रही है, क्योंकि सिस्टम में इस तरह की पॉलिसीज बनी हुई है कि जेन जी को अपने सर्वाइवल को पूरा करने में बिजी कर दिया है। जेन जी बिजी कहाँ है पता है? अपनी डिग्री लेने में, स्किल सीखने में, जॉब करने में और एक नया बिजनेस क्लोज आ चुका है स्टार्टअप खोलने में। जेन जी पॉलिटिकल सिनेरियो को ना तो देख रही है ना समझती है। जिस दिन जेन जी को ये पॉलिटिकल गेमिक्स या पॉलिटिकल टेक्निक्स आ गई तो शायद ही कोई नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। तो जिस जनरेशन में ये पॉलिटिकल गेमिंग के हथकंडे आते हैं और जिस जनरेशन को नहीं आते उनको ये पॉलिटिकल टेक्निक बतानी चाहिए। और हम अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये एक अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको ये प्रेजेंट सिनेरियो है ये समझ में आया या नहीं आया। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस स्टार्ट कर सकें। मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही है कि पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर कब स्टार्ट होंगे। हम बहुत ही जल्दी, और ये प्लानिंग चल रही है हमारी कि हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम एक यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ा सकें। बने रहिए। धन्यवाद।